नमस्कार मित्रों, व्हाट टू स्टडी इन आईटी एंड डीवी पार्ट 3 लेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हमें आईटी एंड डीवी में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं और उससे रिलेटेड हम लोग थ्योरी और एमसीक्यूज को कवर कर रहे हैं। तो पेज नंबर 413 में आपको सर्विस लेवल एग्रीमेंट यानी शॉर्ट में इसको एसएलए बोलते हैं, इससे रिलेटेड सवाल बराबर पूछा जाता है। तो इसका पर्पज़ क्या होता है कि कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को इस्टेब्लिश करना और मैनेज करना, प्रोडक्टिविटी और सर्विस क्वालिटी को मेजर करना और मैनेज करना, प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए पैरामीटर सेट करना। इसका बेनिफिट क्या होता है? तो सबसे पहला बेनिफिट है हमारे एसएलए का, वो देख सकते हैं आप कि ये इंश्योर करता है कि वेंडर जो है बिजनेस और टेक्नोलॉजी के सर्विस लेवल को मीट करे, राइट। सो इट इंश्योर्स दैट वेंडर ये इंश्योर करता है वेंडर हेल्प मीट बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी सर्विस लेवल, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, स्टैंडर्डाइजेशन बढ़ाता है, कैपेसिटी बढ़ाता है, इनेबल करता है ग्रैनुलेटेड मेजर ऑफ आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट सक्सेस। ठीक है, तो ये हमारा बेनिफिट है एसएलए का। यदि हम बात करें टाइप्स ऑफ एसएलए की, वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ एसएलए, तो एक होता है हमारा एक्सटर्नल एसएलए, एक होता है हमारा इंटरनल एसएलए। एक्सटर्नल एसएलए में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एग्रीमेंट होता है और ये लीगली बाइंडिंग होता है, इट इज़ लीगली बाइंडिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो हमारा एग्रीमेंट होता है वो लीगली बाइंडिंग होता है एक्सटर्नल एसएलए में। और इंटरनल एसएलए में क्या होता है कि सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्रीमेंट होता है, इसको हम लोग एलपीए भी बोलते हैं। एलपीए का मतलब क्या हो गया? लोकल पार्टनर एग्रीमेंट हो गया। तो ये पिछली बार पूछा गया था एक्सटर्नल एसएलए और इंटरनल एसएलए के अंदर दो ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग है, उनके बीच का एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग होगा, एक्सटर्नल एसएलए कराएगा, नाम ही रखा गया एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब कि सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्रीमेंट जो होता है जिसको लोकल पार्टनर एग्रीमेंट भी बोलते हैं। एसएलए के कंपोनेंट्स की बात करें तो एक होता है हमारा सर्विसेज प्रोवाइडेड, सर्विस इंडिकेटर्स, एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल सर्विस लेवल, लायबिलिटीज एंड एक्शन इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांस। एसएलए इंटरनल एसएलए का ऑब्जेक्टिव क्या है? बिजनेस प्रोसेस डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा, गुड रिलेशन डिपार्टमेंट के अंदर फॉस्टर करेगा, एक्सपेक्टेशन को मैनेज करेगा और प्रोडक्टिविटी बूस्ट करेगा, राइट। एसएलए का बेनिफिट क्या है? बेटर कम्युनिकेशन, गार्ड अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन क्रीप, म्यूचुअली एग्रीड सर्विस प्रोसेस फॉर गेजिंग सर्विस इफेक्टिवनेस। पहला सवाल है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एसएलए? इंक्रीज हार्डवेयर एफिशिएंसी, नहीं। एस्टैब्लिश एंड मैनेज कस्टमर एक्सपेक्टेशन, यस, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को एस्टैब्लिश करेगा और मैनेज करेगा। किस तरह के एसएलए को लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, उसको हम लोग एक्सटर्नल एसएलए बोलते हैं। वेल डिफाइंड एसएलए होने का की बेनिफिट क्या है? हार्डवेयर कॉम्पैटिबिलिटी, स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मेंटेनेंस एंड प्रोडक्शन, यस, ये करेक्ट है कि हमारा मेंटेनेंस और प्रोडक्शन वर्क का स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन और एग्जीक्यूशन होगा। दिस इज वन ऑफ द की बेनिफिट ऑफ हैविंग अ वेल डिफाइंड एसएलए। फिर आता है थर्ड पॉइंट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटरनल एसएलए? इंटरनल एसएलए का मेन पर्पस क्या है? लीगली बाइंडिंग टू ऑर्गेनाइजेशन, डिफाइंड रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनल सर्विस, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल वेंडर, इंक्रीज मार्केट शेयर। सही जवाब है, ये हमारी इंटरनल सर्विसेज के रिक्वायरमेंट को डिफाइन करता है। पेज नंबर 116 में आ जाइए और यहाँ पे सीएमएम है हमारा कैपेसिटी मैच्योरिटी मॉडल, इसको पढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये क्या है बेसिकली, तो ये एसईआई के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी 1987 में। ये डिस्क्राइब करता है कि कैसे सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है डेवलपिंग सॉफ्टवेयर में मैच्योर होता है, हाउ सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन कैसे मैच्योर होता है, राइट, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में, ये सीएमएम हमें बताता है। इसका पर्पज़ ये है कि एबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, यानी कि किसी कॉन्ट्रैक्टर की क्षमता क्या है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए, उसको इवेल्युएट करता है। और ये हमारा नाम ही रखा गया ना, मॉडल ऑफ प्रोसेस मैच्योरिटी। सीएमएम का फुल फॉर्म क्या लिखा हुआ है यहाँ देखिए, क्या लिखा गया है? कैपेसिटी मैच्योरिटी मॉडल। तो ये मॉडल है, जनरल मॉडल है प्रोसेस मैच्योरिटी का। इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो 5 लेवल होता है, इनिशियल, रिपीटेबल, डिफाइन, मैनेज और ऑप्टिमाइजिंग। ठीक है, सबसे पहले हमारा इनिशियल लेवल आएगा, फिर हमारा रिपीटेबल मैनेज आएगा, रिपीटेबल लेवल आएगा, फिर हमारा डिफाइंड लेवल आएगा, मैनेज लेवल आएगा और ऑप्टिमाइजिंग लेवल आएगा। यदि हम की प्रोसेस एरिया की बात करें तो इसके अंदर की प्रोसेस एरियाज होते हैं। प्रत्येक केपीए को हम लोग 5 कॉमन फीचर में ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कमिटमेंट टू परफॉर्म, एबिलिटी टू परफॉर्म, एक्टिविटी परफॉर्म, मेजरमेंट एंड एनालिसिस और वेरीफाइंग इम्प्लीमेंटेशन। इफ़ यू टॉक अबाउट द मैच्योरिटी लेवल, मैंने आपको 5 मैच्योरिटी लेवल के बारे में बताया ना, आइए जरा पांचों को डिस्कस करते हैं। तो पहला होता है हमारा इनिशियल लेवल, जिसको लेवल 1 बोलते हैं। ये एडहॉक प्रोसेस है, कैओटिक होता है, क्वालिटी हमारे इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। दिस इज कॉल्ड इनिशियल लेवल, दैट इज लेवल 1। एक होता है हमारा रिपीटेबल लेवल यानी लेवल 2, बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट होता है, क्वालिटी एश्योरेंस होता है। एक होता है हमारा डिफाइंड लेवल यानी लेवल 3, इस्टेब्लिश एंड डॉक्यूमेंटेड प्रोसेसेस, कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड एंड प्रोसीड्यूर। यदि हम की कंपोनेंट की बात करें तो पहला होगा प्रोसेस कैपेबिलिटी। इसके अंदर जो हमारे पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट का रेंजेस है उसको डिस्क्राइब करता है। यहाँ पे जो की प्रैक्टिसेस है केपीए का उसको समराइज करना इसका गोल है। और इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्टिविटी फॉर इंप्लीमेंटिंग केपीए, ये हमारा की प्रैक्टिसेस है। पहला सवाल है हु इंट्रोड्यूस द सीएमएम? सीएमएम यानी कैपेसिटी मैच्योरिटी मॉडल किसके द्वारा लाया गया? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एट कार्नेगी मेलॉन यूनिवर्सिटी, यस, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है।
व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ सीएमएम? सीएमएम का प्राइमरी पर्पज क्या है? टू क्रिएट ए न्यू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल टू इवैल्यूएट द एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। ऑप्शन भी करेक्ट है कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के पास क्षमता है नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को कॉन्ट्रैक्ट करे। विच मैच्योरिटी लेवल इज कैरेक्टराइज बाय एडहॉक एंड कैओटिक प्रोसेस? तो देखिए मैंने आपको 5 लेवल बताया था, इनिशियल, रिपीटेबल, डिफाइन, मैनेज, ऑप्टिमाइजिंग। इनिशियल में एडहॉक कैओटिक होता है, रिपीटेबल यानी बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होते हैं, डिफाइन लेवल में यानी कि हमने प्रोसेस को डॉक्यूमेंट कर लिया, एस्टैब्लिश कर लिया, स्टैंडर्ड और प्रोसीड्यूर को कंसिस्टेंट हमारा रहता है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये 3 लेवल मेन लेवल में मैंने आपको बताया, और भी होता है, मैनेज और ऑप्टिमाइजिंग भी होता है। तो एडहॉक और कैओटिक प्रोसेस हमारा सबसे पहला लेवल होता है, दैट इज़ नथिंग बट आवर इनिशियल लेवल। डिफाइन लेवल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? कोई डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस नहीं होता है। फिर उसके बाद बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होते हैं, स्टैंडर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रोसेस कैपेबिलिटी कंपोनेंट जो सीएम का होता है वो क्या डिस्क्राइब करता है? द गोल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, द रेंज ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट फ्रॉम फॉलोइंग अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस। यस, ये करेक्ट है कि बेसिकली हम क्या हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट का रेंज क्या है किसी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को, वो हमें बताता है हमारा एक्सपेक्टेड प्रोसेस कैपेबिलिटी मॉडल। अब एक है हमारा एसईटी। एसईटी क्या होता है? सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, जिसको शॉर्ट में एसईटी बोलते हैं। ये वीज़ा और मास्टर कार्ड के द्वारा डेवलप किया गया। इससे क्या होता है कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड की डिटेल का सिक्योर ट्रांसमिशन होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के दौरान। तो एसईटी किसके द्वारा लाया गया? एसईटी लाया गया वीज़ा के द्वारा और मास्टर कार्ड के द्वारा, ठीक है। और इसके थ्रू क्या होता है कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड डिटेल का सिक्योर ट्रांजैक्शन होता है, जिसको बोलते हैं सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजैक्शन। नाम ही रखा गया है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। इसके अंदर जो भी हमारा क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन का डिटेल उसको ब्लॉक आउट करते हैं और मर्चेंट, हैकर या अनऑथराइज पार्टीज से एक्सेस को प्रिवेंट करते हैं। सिक्योरिटी फीचर क्या है सीटी का? तो कस्टमर का डिजिटल सिग्नेचर यूज़ करता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिसिटी और डेटा इंटीग्रिटी को इंश्योर करता है, फ्रॉड को प्रिवेंट करता है, ठीक है, क्योंकि इसका रिग्रेस और ऑथेंटिकेशन मेजर है। और ट्रांजैक्शन प्रोसेस की बात करें तो कस्टमर परचेज रिक्वेस्ट भेजता है, जैसे कि इनक्रिप्टेड ऑर्डर फॉर इन्फॉर्मेशन एंड डिजिटल सिग्नेचर फॉर मर्चेंट, इनक्रिप्टेड पेमेंट मैसेज एंड डिजिटल सिग्नेचर फॉर पेमेंट, ये सभी चीज़ इनक्रिप्टेड होते हैं। कार्ड टोकनाइजेशन की बात करें तो आरबीआई का काम है कि कार्ड को टोकनाइजेशन करना कार्ड नेटवर्क के लिए, और एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कार्ड पेमेंट सिस्टम में। हु डेवलप द एसईटी? अमेरिकन एक्सप्रेस एंड डिस्कवर, वीज़ा एंड मास्टर कार्ड। यस, वीज़ा और मास्टर कार्ड के द्वारा एसईटी लाया गया। एसईटी होता है हमारा सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, फुल फॉर्म याद रख लीजिए। क्या प्राइमरी फीचर होता है जो कि एसईटी के द्वारा यूज़ किया जाता है ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करें? बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, कस्टमर डिजिटल सिग्नेचर। यस, डिजिटल सिग्नेचर सबसे बड़ा फीचर है जिसके थ्रू हम लोग इंटीग्रिटी, ऑथेंटिसिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करते हैं। पेज नंबर 1 to 3 में आ जाइए और यहाँ पे डेटा मेश को पढ़िए। डेटा मेश क्या होता है? एक मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है एनालिटिकल डेटा मैनेजमेंट के लिए। सो डेटा मेश इज एन मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर फॉर एनालिटिकल डेटा मैनेजमेंट। ये एंड यूज़र को इनेबल करता है कि वो डेटा को एक्सेस करे और क्वेरी करे बिना इसे डेटा लेक या वेयर हाउस में ट्रांसपोर्ट किए हुए। इट इनेबल एंड यूज़र टू ट्रांसफ़र, टू एक्सेस एंड क्वेरी डेटा विदाउट ट्रांसपोर्टिंग इनटू डेटा लेक। डिसेंट्रलाइज स्ट्रेटजी क्या होता है कि डेटा ऑनरशिप को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डोमेन स्पेसिफिक टीम को, टीम मैनेज करेगी, खरीदेगी और डेटा को सर्व करेगी एज अ प्रोडक्ट। प्राइमरी गोल क्या होता है कि हमारा जो डेटा अवेलेबिलिटी का चैलेंज है उसको हटाना और एक्सेसिबिलिटी के चैलेंज को हटाना एट ए स्केल। यूज़र एम्पावरमेंट की बात करें तो बिजनेस यूजर और डेटा साइंटिस्ट एक्सेस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं इनसाइट फ्रॉम एनी डेटा सोर्स। नो नीड फॉर इंटरवेंशन बाय एक्सपर्ट डेटा टीम, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें एक्सपर्ट डेटा टीम की इंटरवेंशन की, ठीक है। तो ये सभी की पॉइंट्स है, आपको ध्यान रखने हैं। मैं आपको फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा मेश। डेटा मेश एक मॉडर्न और डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है एनालिटिकल डेटा मैनेजमेंट के लिए। ये एंड यूज़र को इनेबल करता है कि वो डेटा को एक्सेस करे और क्वेरी करे बिना इसको डेटा लेके या वेयर हाउस में ट्रांसपोर्ट किए हुए। डिसेंट्रलाइज स्ट्रेटजी की बात करें तो डेटा ऑनरशिप को डोमेन स्पेसिफिक टीम में डिस्ट्रीब्यूट करना, इसी को होता है डिसेंट्रलाइजेशन। टीम मैनेज करेगी, ऑन करेगी और सर्व करेगी डेटा को एज अ प्रोडक्ट। प्राइमरी गोल क्या होता है कि जो डेटा अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी की जो चैलेंज है उसको हटाना, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा मेश। डेटा मेश के थ्रू से हम हमारा डेटा अवेलेबिलिटी का जो चैलेंज है उसको हटाया जाता है। बिजनेस यूजर और डेटा साइंटिस्ट एक्सेस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं इनसाइट फ्रॉम एनी डेटा सोर्स। कोई इंटरवेंशन नहीं चाहिए हमें एक्सपर्ट डेटा टीम का। डेटा एक्सेसिबल होगा, अवेलेबल होगा, डिस्कवरेबल होगा, सिक्योर होगा, इंटरऑपरेबल होगा। तो डेटा मेश में क्या होता है कि डेटा को हम लोग एक प्रोडक्ट के रूप में देखते हैं जिसमें डिसेंट्रलाइज ऑनरशिप होता है। ये टाइम टू इनसाइट को कम करता है, टाइम टू वैल्यू कम करता है और इन्हांस बिजनेस एजिलिटी एंड रियल टाइम डिसीजन मेकिंग। पहला सवाल है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ डेटा मेश अप्रोच? डेटा मेश अप्रोच का प्राइमरी गोल क्या है? सेंट्रलाइज डेटा स्टोरेज। फिर बी करा है एलिमिनेट चैलेंज ऑफ डेटा अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी एट स्केल। ऑप्शन भी करेक्ट है।
हु ऑन एंड मैनेज द डेटा इन डेटाबेस आर्किटेक्चर। डेटाबेस आर्किटेक्चर में कौन डेटा को मैनेज करता है और खरीदता है? सेंट्रल आईटी डिपार्टमेंट, डोमेन स्पेसिफिक टीम, एक्सटर्नल डेटा वेंडर, डेटा साइंटिस्ट एक्सक्लूसिवली। तो सही जवाब है इसका डोमेन स्पेसिफिक टीम। अब देखिए पेज नंबर 435 में आ जाइए और यहाँ पे आप साइबर सिक्योरिटी वर्सेज इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के बीच का डिफरेंस देखिए। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होता है? इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी यानी आईएस का फोकस होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, ठीक है, जिसको CIA बोलते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है कि हमारे पास क्षमता होती है कि हम प्रोटेक्ट कर सकें या डिफेंड कर सकें साइबर स्पेस को साइबर अटैक से, ठीक है, साइबर स्पेस के यूज को साइबर अटैक से। अब देखिए साइबर स्पेस के अंदर क्या होता है कि हमारे पास नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जैसे कि इंटरनेट, टेलीकॉम नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम एंड एम्बेडेड प्रोसेसर, ठीक है, तो ये साइबर स्पेस के अंदर ये सब आता है। अब देखिए तो बेसिकली हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं ना, IS और IS इंफॉर्मेशन, सॉरी, व्हाट वी आर लुकिंग एट, वी आर लुकिंग एट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी, द डिफरेंस। तो पहले मैंने आपको बताया कि IS का फोकस होता है हमारा CIA पे, और लेकिन साइबर सिक्योरिटी का फोकस होता है कि प्रोटेक्ट और डिफेंड द यूज ऑफ साइबर स्पेस फ्रॉम साइबर अटैक। नाम से ही क्लियर है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का लिमिटेड कवरेज होता है रिस्क का, ठीक है, तो जो भी रिस्क हमारी साइबर स्पेस से आ रहे हैं उसका बहुत ही कम कवरेज होता है IS का। और साइबर सिक्योरिटी हमारे साइबर वारफेयर, सोशल इम्पैक्ट, इंटरनेट थ्रेट, IoT थ्रेट सबसे डील करता है। समझ में आ रहा है? ये डिफरेंस है। लिमिटेड कवरेज IS का, लेकिन साइबर सिक्योरिटी इन सभी चीज़ों से डील करता है, फोकस कवरेज है। फिर एक होता है हमारा साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, वो एक्सपोजर बढ़ा देता है न्यू वनरेबिलिटीज से। ऑर्गेनाइजेशन को एक रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क चाहिए ताकि रिस्क जो कि साइबर स्पेस से एसोसिएटेड है उसको मैनेज कर सके। पहला सवाल, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का प्राइमरी फोकस क्या है? तो CIA पे फोकस है। CIA क्या होता है? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। IoT डिफेंड करना, ऑल दिस थिंग कम्स अंडर साइबर सिक्योरिटी मेन फोकस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज द वाई द सेपरेट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क नेसेसरी? क्यों हमारे पास एक सेपरेट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जरूरी होता है? ताकि पहला ऑप्शन कर रहा है कि हम ट्रेडिशनल इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी इशू है, नहीं, देखिए सिंपल सी बात है, साइबर सिक्योरिटी आपको इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी इशू हैंडल करने के लिए नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर ये तो होगा नहीं। टू कवर साइबर वारफेयर, सोशल इंपैक्ट, इंटरनेट थ्रेट एंड IoT थ्रेट, यस ये करेक्ट है। देखिए इन सभी चीज़ों के लिए हमारे पास एक सेपरेट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जरूरी है। अगला सवाल है कि फिर हम लोग बात करते हैं फायरवॉल के रिगार्डिंग। फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है जो कि ट्रैफिक जो इंटर कर रहा है नेटवर्क को और लीव कर रहा है नेटवर्क को, उसको इंस्पेक्ट करता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि सेफ ट्रैफिक होता है और जो डेंजरस ट्रैफिक है उसे डिनाई करता है। इसका पर्पस क्या है? ये कॉर्पोरेट नेटवर्क यूजर को प्रोटेक्ट करता है आउटसाइड अटैक से, इन प्रोटेक्ट कॉर्पोरेट नेटवर्क यूजर फ्रॉम आउटसाइड अटैक। ये बैरियर इस्टेब्लिश करता है ट्रस्टेड नेटवर्क यानी इंटरनल और अनट्रस्टेड नेटवर्क यानी इंटरनेट के बीच में। तो एक तरफ हमारे ट्रस्टेड नेटवर्क है जो कि हमारा इंटरनल है, और एक तरफ हमारा इंटरनेट है जो कि हमारा अनट्रस्टेड नेटवर्क है, ठीक है। तो इनके बीच का जो बैरियर होता है वो कौन कनेक्ट करता है? दिस इज कनेक्टेड बाय द वी आर टॉकिंग ऑफ फायरवॉल। तो उसके बाद प्रोटेक्शन की बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क को शील्ड करता है मेलिशियस या अननेसेसरी नेटवर्क ट्रैफिक से। मेलिशियस सॉफ्टवेयर को रोकता है कि वो नेटवर्क को एक्सेस करे इंटरनेट के माध्यम से। फायरवॉल का एनालॉजी की बात करें तो देखिए एक होता है सोर्स एड्रेस जैसे मान लीजिए पर्सन ट्राइंग टू एक्सेस अ कास्टल। एक होता है पोर्ट, यानी कि कास्टल में जो रूम होता है वो पोर्ट होता है। एक सोर्स होगा, एक पोर्ट होगा। एक होगा प्रोटोकॉल क्या होता है? ट्रांसमिशन का मोड होता है। और एक होता है डेस्टिनेशन एड्रेस यानी कि कास्टल। टाइप्स ऑफ फायरवॉल की बात करें तो एक होता है हमारा पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। ये नाम ही रखा है पैकेट फिल्टरिंग। ये पैकेट को एग्जामिन करेगा, सोर्स और डेस्टिनेशन IP एड्रेस को इंस्पेक्ट करेगा, पोर्ट नंबर देखेगा, प्रोटोकॉल देखेगा। फिर एक होता है प्रॉक्सी फायरवॉल क्या करता है दोस्तों? ये ट्रैफिक को मॉनिटर करता है एट द एप्लीकेशन लेयर। तो हमारे जो एप्लीकेशन लेयर होता है, आपको पता होगा बहुत सारा लेयर होता है, मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। तो TCP आपका जो IP4 IP6 होता है उसमें बहुत सारा लेयर होता है, इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। तो एप्लीकेशन लेयर में ट्रैफिक को मॉनिटर करना और एक इंटरमीडिएटरी की तरह काम करता है प्रॉक्सी फायरवॉल। फिर एक आता है NAT फायरवॉल पब्लिक एड्रेस एलोकेट करता है प्राइवेट नेटवर्क डिवाइसेस को। फिर हमारे इंडिविजुअल IP एड्रेस को बचा के रखता है, आप सिक्योर करता है। फिर एक आता है WWF क्या होता है? वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, यानी फिल्टर करना, मॉनिटर करना, ब्लॉक करना डेटा पैकेट को, ये वेबसाइट के लिए या वेब एप्लीकेशन के लिए, और एप्लीकेशन लेयर वेब बेस्ड अटैक से बचाना। फिर एक आता है हमारा NGFW नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। इससे सवाल पूछता है तो इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ फीचर आ जाते हैं, जैसे कि इंट्रूजन प्रिवेंशन हो गया, VPN हो गया, एंटी वालवेयर हो गया, एनक्रिप्टेड ट्रैफिक इंस्पेक्शन हो गया। इससे क्या होता है? डीप पैकेट इंस्पेक्शन। तो एक बार रिकॉल कर लीजिए क्या क्या पॉइंट हमने डिस्कशन किया टाइप ऑफ फायरवॉल में। पहला पैकेट फिल्टरिंग, तो पैकेट को एग्जामिन करेगा, इंस्पेक्ट करेगा सोर्सेज को, प्रॉक्सी फायरवॉल, नेट फायरवॉल, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल।
जैसे सवाल है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ फायरवॉल, टू कनेक्ट द इंटरनल नेटवर्क ऑफ इंटरनेट, बिल्कुल गलत। टू इंस्पेक्ट ट्रैफिक एंट्रिंग एंड लिविंग, यस ये प्राइमरी पर्पज है कि जो भी ट्रैफिक हमारे नेटवर्क को अंदर आ रहे हैं और नेटवर्क से बाहर जा रहे हैं उसको इंस्पेक्ट करना, दैट्स द मेन पॉइंट। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विच टाइप ऑफ फायरवॉल एलोकेट अ पब्लिक एड्रेस टू अ ग्रुप ऑफ डिवाइस विद इन अ प्राइवेट नेटवर्क। तो मान लीजिए कि ग्रुप ऑफ डिवाइस है प्राइवेट नेटवर्क के अंदर, कौन सा फायरवॉल जो है पब्लिक एड्रेस एलोकेट करता है, तो आप ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है, तो एनएटी फायरवॉल बोलते हैं, एनएटी फायरवॉल पब्लिक एड्रेस एलोकेट करता है प्राइवेट नेटवर्क डिवाइस में, राइट। सो करेक्ट आंसर इज एनएटी फायरवॉल। कौन सा फायरवॉल है जिसको जाना जाता है डीप पैकेटिंग के लिए, डीप पैकेट इंस्पेक्शन के लिए और एडिशनल सिक्योरिटी के वीपीएन या एंटी मालवेयर, इसको बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, एनजीएफडब्ल्यू। अच्छा, वाइट लेवल एटीएम आप जानते ही होंगे, तो नॉन बैंकिंग एटीएम इंटिटीज़ के द्वारा मैनेज किया जाता है, जैसे इंडी कैश, इंडिया वन एटीएम, प्रिज्म पेमेंट सर्विसेज, ये सभी नॉन बैंकिंग वाइट लेवल एटीएम आते हैं। दोस्तों ये जो हमारा कंटेंट है व्हाट टू स्टडी पीडीएफ, दिस इज पार्ट ऑफ आवर कैप्सूल कोर्स हमारा ITNDB का कैप्सूल कोर्स अलग से अवेलेबल है। कैप्सूल कोर्स के अंदर आपको क्विक रिवीजन मॉडल वाइज पीडीएफ 2000 से प्लस एमसीक्यूज़ का पीडीएफ आपको मिलता है। उसके अलावा आपको क्विजेज मिलते हैं जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। एंड फर्दर यू गेट व्हाट टू स्टडी पीडीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो यदि आप इसे अवेल करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पर्टिकुलर नंबर पर। अब एक होता है हमारा एटीएम का लिमिटेशन, तो स्टिल इन्वॉल्व यूज़ ऑफ पेपर मनी। और पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल क्या होता है, ये सेकंड जहाँ ये पूछा गया था कि पीओएस मशीन जो है कब आया था, तो पीओएस मशीन कब आया था दोस्तों, तो यह आया था सेकेंड जनरेशन मशीन था। ये कैशलेस ट्रांजेक्शन को प्रमोट करता है, ये कैशलेस सोसाइटी के पोटेंशियल को इन्हांस करता है और ऑटोमेटेड इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है। इफ़ यू टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट, तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग भाया नेटवर्क एटीएम सिस्टम, पोटेंशियल टू एलिमिनेट फिजिकल मनी, राइट। और वाट और वाइट लेवल एटीएम, वाइट लेवल एटीएम क्या होता है कि एटीएम जो कि नॉन बैंकिंग एंटिटी के द्वारा मैनेज किया जाए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पीओएस का की एडवांटेज क्या होता है ओवर ट्रेडिशनल एटीएम, तो कह रहा है कि दे डिस्पेंस मोर कैश, दे एलिमिनेट द नीड फॉर पेपर मनी, यस ये करेक्ट है, इनको पेपर मनी के नीड को एलिमिनेट कर देता है। फिर हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन लाइफ साइकिल की, तो बैंक के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। एक होता है साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान, CCMP, ये हमारे बोर्ड अप्रूव्ड स्ट्रेटजी का पार्ट होता है। ये हमारे ट्रेडिशनल BCB या DR अरेंजमेंट से डिफरेंट होता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि साइबर रिस्क के नेसेसरी को रिविजिट करते हैं। एक होता है CERTIN इनिशिएटिव, तो इसके थ्रू क्या होता है कि हमारा साइबर इनिशिएटिव स्ट्रेंथन होता है और सर्विसेज प्रोएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। गाइडलाइन, थ्रेट इंटेलिजेंस, प्रिपेयरनेस असेसमेंट, ये सब के सब हमारे आते हैं CERTIN के अंदर। अब देखिए एक नेशनल साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान है और साइबर सिक्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क है जो कि CERTIN के द्वारा डेवलप किया गया और CCMP बोलते हैं इसको, साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान। तो इसके एस्पेक्ट की बात करें तो पहले अपडेट कर। सो फ्रेंड्स सवाल है कि भारत में कौन सी एंटिटी है जो कि हमारे साइबर सिक्योरिटी को मजबूत बनाती हैं और प्रोएक्टिव और रिएक्टिव सर्विस प्रोवाइड करती हैं, तो ऑप्शन करेक्ट आंसर है CERT.IN। ठीक है, अब देखिए पेज नंबर 306 में आ जाइए और यहाँ 5G नेटवर्क के बारे में बताया जा रहा है। तो 5G नेटवर्क आपको पता है कि मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क है। ये किस पे बेस्ड होता है, तो OFDM पे बेस्ड होता है। OFDM का फुल फॉर्म याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये 5G एयर इंटरफेस को यूज़ करता है और इसके अंदर वाइडर बैंडविड्थ टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है और ये हमारे सेलुलर नेटवर्क का 5th जनरेशन है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 5G का क्या एडवांटेज ओवर 4G, स्पीड से फास्टर होता है, लेटेंसी बहुत कम होता है और कनेक्टिविटी इंप्रूव हुआ है, IoT इन्हांस हुआ है, रियल टाइम स्मार्ट गैजेट कनेक्शन इन्हांस हुआ है। फिर बात करें एडॉप्शन और प्रेडिक्शन की, तो फर्स्ट लार्ज स्केल एडॉप्शन हुआ था साउथ कोरिया में। एरिक्सन का प्रेडिक्शन हुआ था, कहता है कि 65% ग्लोबल कवरेज बाय एंड ऑफ 2025, 2025 के समाप्त होने तक 65% ग्लोबल कवरेज हो जाएगा इंटरनेट का, 5G नेटवर्क का। 5G नेटवर्क की बात हो रही है और 2025 का प्रेडिक्शन है कि 3 बिलियन 5G सब्सक्राइबर वर्ल्ड वाइड हो जाएंगे। फिर इम्पैक्ट क्या पड़ता है बैंकिंग फाइनेंस पे, तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेलरेट करना, कस्टमर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करना, नया रेवेन्यू स्ट्रीम प्रोवाइड करना, फिर इसका IoT, स्ट्रीमिंग, बिग डेटा, AI, ये सभी यूज केसेस हैं। पहला सवाल है इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है 5G का ओवर 4G, फास्टर स्पीड है, लेट लो लेटेंसी है, इंक्रीज इंटरफेरेंस है, इंप्रूव कनेक्टिविटी है। तो ये जो कर रहा है कि इंक्रीज इंटरफेरेंस ये गलत है। फिर कर रहा है कौन सा कंट्री पहला था 5G को अडॉप्ट करने के लिए, साउथ कोरिया था। पेज नंबर 246 में आ जाइए और यहाँ पे RFI के बारे में बताया जा रहा है। RFI का फुल फॉर्म होता है रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। इसको यूज़ तब किया जाता है जब रिक्वायरमेंट हमारा अनक्लियर हो। Whenever requirement is unclear, then this RFI is used.
रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, इसके थ्रू हम लोग अवेलेबल ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल हैं मार्केट प्लेस में उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये सभी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, एक उसको RFI बोला जाता है, रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। एक होता है RFB यानी रिक्वेस्ट फॉर बिड, इसका यूज़ तब किया जाता है जब प्रिसाइज रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन नोन हो। और एक होता है हमारा RFP क्या होता है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। तो ये RFI और RFB का हाइब्रिड माना जाता है। ठीक है, एक तरफ हमारा RFI है और एक तरफ हमारा RFP है। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये हो जाता है हमारा RFB को जोड़ दिया जाए तो हो जाता है हमारा RFP। तो इसको जनरल आइडिया के लिए यूज़ किया जाता है विद सम स्पेसिफिकेशन। ये सुटेबल होता है लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए जहाँ मल्टीपल सॉल्यूशन है। तो RFP का प्रोसेस क्या होता है कि प्रिपरेशन, प्री कॉन्फ्रेंस, ओपनिंग, इवैल्यूएशन, नेगोशिएशन, अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। NFC क्या होता है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। तो बेसिकली यहाँ पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट टेक्नोलॉजी होता है, इसमें NFC इनेबल स्मार्टफोन चाहिए ताकि वो यूनिवर्सल हो सके। तो 3 चीज़ याद रखिएगा, RFI प्लस RFB जो होता है वो RFP होता है। RFI होता है रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, RFP होता है रिक्वेस्ट फॉर बिड, और दोनों को जोड़ दिया तो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल हो जाता है। NFC आप जानते हैं, नियर फील्ड कम्युनिकेशन को हम लोग NFC बोलते हैं। पहला सवाल है, व्हेन शुड अ रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बी यूज्ड। RFI को कब यूज़ किया जाना चाहिए, व्हेन प्रिसाइज रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन आर नोन, व्हेन वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट वी वांट एंड व्हाट इज अवेलेबल। ऑप्शन नंबर B सही है, जब हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली हम क्या चाहते हैं और क्या हमारे पास अवेलेबल है। NFC क्या इनेबल करता है, वायर्ड पेमेंट, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट, ऑनलाइन ट्रांसफर, लार्ज डाटा ट्रांसफर। तो NFC इनेबल करता है हमारा कॉन्टैक्टलेस पेमेंट। प्रिसाइज एक्सेस होता है IS का यानी इन्फॉर्मेशन सिस्टम का, उसको प्रिवेंट किया जाता है। और जो हमारे पोटेंशियल सिस्टम सिक्योरिटी इंसिडेंट होते हैं उसको प्रिवेंट किया जाता है। सो दीज 2 थिंग्स कम्स अंडर फिजिकल सिक्योरिटी। इफ़ यू टॉक अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी, तो जिसका 4 आस्पेक्ट है। पहला है इंट्रूजन प्रिवेंशन, दूसरा है इंट्रूजन डिटेक्शन, तीसरा है इंफॉर्मेशन डिस्ट्रक्शन, और चौथा है डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, तो इसको IP, ID डबल कर सकते हैं और DS कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन इंट्रूजन प्रिवेंशन, इंट्रूजन डिटेक्शन यानी कोई चीज़ इंट्रूड कर रहा है उसको रोका जाए, उसको डिटेक्ट किया जाए, इंफॉर्मेशन डिस्ट्रक्ट किया जाए, डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी। तो ये 4 एस्पेक्ट होते हैं हमारे फिजिकल। उसके अलावा देख सकते हैं पावर प्रोटेक्शन, वाटर प्रोटेक्शन, फायर प्रोटेक्शन, और फिर फाइनली आता है हमारा कंटिजेंसी प्लानिंग। अब देखिए इंट्रूजन प्रिवेंशन मैकेनिज्म इंट्रूजन प्रिवेंशन का क्या क्या मैकेनिज्म है। तो पहला आता है हमारा लॉकिंग, गार्डिंग, लाइटिंग और ऑटोमेटेड एंट्री बूथ। अब देखिए यहाँ पे 4 आपको मैकेनिज्म दिए गए हैं, डिस्टर्बेंस सेंसर, बैरियर डिटेक्टर, ब्यूरिड लाइन सेंसर, कैपेसिटेंस सेंसर और सर्वेलेंस। सो आप देख सकते हैं कि इंट्रूजन डिटेक्शन मैकेनिज्म्स कहलाते हैं ये सभी। अब उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी की बात करें तो आप यहाँ पे डेटा और सॉफ्टवेयर का वैल्यू देते हैं। तो आवर इक्विपमेंट, डेटा को रिप्लेस करने का कॉस्ट, सॉफ्टवेयर को रिप्लेस करने का कॉस्ट, प्रोडक्टिविटी लॉस का कॉस्ट, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड अंडर कंप्यूटर इक्विपमेंट सिक्योरिटी। रेगुलर बैकअप करना, स्टोरेज ऑफ बैकअप मीडिया को सिक्योर करना, इनक्रिप्ट करना कॉन्फिडेंशियल डेटा को, इंट्रूजन डिटेक्शन अलार्म सिस्टम, फिर एम्प्लॉय विजिलेंस एंड आइडेंटिफिकेशन चेकिंग, एंकरिंग पैड, सिक्योरिटी केबल्स, इक्विपमेंट अलार्म सिस्टम्स, ये सभी चीज़ें आती हैं हमारे इसके अंदर। और उसके बाद दोस्तों पावर सप्लाई सिक्योरिटी के अंदर हमारा ये बहुत क्रिटिकल होता है इन इन्वायरमेंट को कंप्यूट करने के लिए। माइनर फ्लक्चुएशन जो है डेटा लॉस या करप्शन काउज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी में आप देख सकते हैं इन्वेंट्री एंड आइडेंटिफाई वाइटल रिकॉर्ड, रिटेंशन, क्लासिफिकेशन, स्टोरेज, डिस्पोजल स्टैंडर्ड, ट्रांसफ़र टू माइक्रोफिल्म या CD-ROM, स्टोर पेपर रिकॉर्ड इन एसिड फ्री कंटेनर। इस तरह से डॉक्यूमेंट आपका सिक्योर रहेगा। सेफगार्ड स्ट्रेटजीज फॉर इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक मीडिया। पहला सवाल है कौन सा मैकेनिज्म हम लोग इंट्रूजन डिटेक्शन के लिए यूज़ नहीं करते हैं। डिस्टर्बेंस सेंटर, बैरियर डिटेक्टर, गार्डिंग एंड ब्यूरिड लाइन सेंसर। तो गार्डिंग को यूज़ नहीं करते हैं, राइट। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी कंसिडरेशन फॉर द सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर इक्विपमेंट। तो यदि हमें कंप्यूटर इक्विपमेंट को सिक्योर करना है तो प्राइमरी कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ द हार्डवेयर इटसेल्फ, द वैल्यू ऑफ द डेटा एंड सॉफ्टवेयर स्टोर। यस, ये करेक्ट है। तो जो यानी कि जो हमारा डेटा और सॉफ्टवेयर स्टोर है उसका वैल्यू ये कंसिडर करना है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा कि
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेड स्ट्रेटजी फॉर डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी। डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी के लिए कौन सा रिकमेंडेड स्ट्रेटजी नहीं है? स्टोरिंग पेपर रिकॉर्ड इन एसिड फ्री कंटेनर, या रेगुलरली बैकिंग अप डिजिटल फाइल, इनक्रिप्टिंग ऑन, ये डॉक्यूमेंट को इनक्रिप्ट करना ये नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। लॉजिकल सिक्योरिटी क्या होता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर एक्सेस कंट्रोल है उससे रिलेटेड ये लॉजिकल सिक्योरिटी होता है। यूजर और प्रोटेक्टेड रिसोर्स के बीच का बैरियर होता है लॉजिकल सिक्योरिटी। एक्सेस कंट्रोल प्रोसेस क्या होता है? पहला आता है ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन। ऑथराइजेशन में क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल के द्वारा राइट ग्रांट किया जाता है। ऑथेंटिकेशन में क्या होता है कि यूज़र आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जाता है, जैसे पासवर्ड, इनक्रिप्शन, कैप्चा, ओटीपी, ये सभी के सभी हमारे एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल माने जाते हैं। फिर एडिशनल सिक्योरिटी फीचर में आप देख सकते हैं कि मल्टी लेवल ऑफ एक्सेस कंट्रोल, जैसे यूज़र, टर्मिनल, मेनू, फाइल, एप्लीकेशन लेवल। फिर इंटरनल एक्सेस कंट्रोल, जैसे डेटा, टाइम, टर्मिनल लोकेशन, यूज़र आईडी। तो अनसक्सेसफुल ट्रायल्स को लिमिट कर दीजिए, लॉकआउट कर दीजिए, ब्रॉडकास्ट कीजिए इवेंट को। फिर ऑटोमेटेड ऑडिट ट्रायल, लिमिट कीजिए प्रिविलेज एक्सेस ऑन डायरेक्टरीज एंड यूटिलिटीज़। इफ़ यू टॉक अबाउट द सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो ये हमारे एग्जिस्टिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन एनवायरनमेंट पे बेस्ड होता है। ये इंस्टॉलेशन कितना आसान है, कितना एक्यूरेट है, उस पर डिपेंड करता है। कैपेबिलिटीज़ होती है कि हम सपोर्ट कर सकें ऑपरेशनल एनवायरनमेंट को। इफ़ यू टॉक अबाउट द सिक्योरिटी कोड जनरेटर, तो पहला आता है हार्डवेयर एक्सेस कंट्रोल डिवाइस, डिलीवर ओटीपी, prevent observation and re-entry of intercepted password, handheld device for generating security code. If we talk about the smart card, स्मार्ट कार्ड के अंदर माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, मेमोरी होते हैं, डेडिकेटेड सिक्योरिटी लॉजिक होते हैं। इसके अंदर कीपैड्स, स्क्रीन, इंटरनल पावर आता है। इसको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, टेलीफोन चार्ज, ये टेलीफोन चार्ज कार्ड, रिकॉर्ड रिपोजिटरी, ये सब में एप्लीकेशन में यूज होता है। पहला सवाल है व्हाट आर द टू मेन पॉइंट ऑन द प्रोसेस ऑफ एक्सेस कंट्रोल। तो टू मेन पॉइंट क्या है प्रोसेस एक्सेस कंट्रोल में? ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। तो सही जवाब है ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ सिक्योरिटी कोड जनरेटर। सिक्योरिटी कोड जनरेटर का कौन सा फीचर होता है? जनरेट अ सिंगल पासवर्ड फॉर मल्टीपल यूज, डिलीवर वन टाइम पासवर्ड, यूजेस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ओनली वर्क विद स्मार्ट कार्ड। सिक्योरिटी कोड जनरेटर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये वन टाइम पासवर्ड को डिलीवर करता है। अब देखिए, एक है हमारा बोर्ड मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अवेयरनेस बढ़ाना, विजिलेंस बनाना साइबर सिक्योरिटी के बारे में। डायरेक्ट लायबिलिटी होगी इनकी लैप्सेस और लॉसेस के लिए। यहाँ पे ड्यू डिलिजेंस चाहिए होता है ताकि हम साइबर सिक्योरिटी को एड्रेस कर सकें। एक होता है हमारा CISO। CISO क्या होता है? चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। तो ये इसका अपॉइंटमेंट भी जो है हमारे इसके अंदर आता है। CISO को गैप रिपोर्ट करना होता है, प्लान करना पड़ता है ताकि साइबर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट को एड्रेस कर सकें। ठीक है, उसके बाद दोस्तों IDS कैटेगरी की बात करें तो पहला आता है NIDS। NIDS क्या होता है? नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इसको हम लोग NIDS बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होता है कि ये हमारे नेटवर्क पैकेट को मॉनिटर करेगा। उसके अलावा ये डिटेक्ट करेगा हैकिंग अटैम्प्ट को, मतलब कि हैकिंग अटैम्प्ट तो नहीं हुआ है, ठीक है, उसको ये डिटेक्ट करेगा। और उसके बाद ये सिस्टम इंटीग्रिटी वेरीफायर के रूप में काम करता है, इसको हम लोग SIV बोलते हैं। और ये सिस्टम फाइल को मॉनिटर करता है चेंजेस के लिए, राइट। तो इट मॉनिटर द सिस्टम फाइल फॉर चेंजेस, इट डिटेक्ट बैकडोर, अनऑथराइज रूट एडमिन एक्सेस। एग्जांपल के तौर पर आप ट्रिपवेयर को ले सकते हैं, यू कैन टेक द ट्रिपवेयर एज एन एग्जांपल। ओके, उसके बाद दोस्तों लिख होता है हमारा LFM यानी लॉग फाइल मॉनिटर। ये लॉग फाइल को मॉनिटर करता है नेटवर्क सर्विसेज से। उसके अलावा ये जो पैटर्न को डिटेक्ट करता है जो कि इंडिकेट करता है इंट्रूडर अटैक को। ओके, सो इट डिटेक्ट पैटर्न दैट इंडिकेटिंग इंट्रूडर अटैक। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है हमारा इंट्रूजन डिटेक्शन मेथड। तो पहला होता है हमारा एनोमैली डिटेक्शन, यानी कि स्टैटिस्टिकल डेविएशन फ्रॉम बेसलाइन मैट्रिक्स को डिटेक्ट करना। फिर एक आता है सिग्नेचर रिकॉग्निशन, यानी कि आप ट्रैफिक को एग्जामिन कीजिए नोन अटैक पैटर्न को समझने के लिए और डेटाबेस को यूज़ कीजिए, अटैक सिग्नेचर के डेटाबेस को यूज़ कीजिए। ठीक है, तो दिस इज़ वन पार्ट। उसके बाद दोस्तों व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ CISO, यानी जो हमारे चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं, इनका प्राइमरी रोल क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए, ये कस्टमर रिलेशन को मैनेज करते हैं, ये ओवरसी करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, ये रिपोर्ट करते हैं कि हमारे साइबर सिक्योरिटी में गैप क्या क्या है टू बैंक बोर्ड एंड RBI। यस, ये करेक्ट है, नाम ही रखा गया ना सिक्योरिटी ऑफिसर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। तो इनका काम क्या रहेगा कि जो भी हमारे लैप्सेस रहेंगे, गैप्स रहेंगे, राइट, उनको बेसिकली रिपोर्ट करना। फिर कह रहा है कि कौन सा IDS कैटेगरी होता है जो कि नेटवर्क पैकेट को मॉनिटर करता है ताकि हम हैकिंग अटैम्प्ट को डिटेक्ट कर सकें। लॉग फाइल मॉनिटर, सिस्टम इंटीग्रिटी वेरीफायर, NIDS। NIDS सही जवाब है।
तो एनआईडीएस आपको पता होगा कि आईडीएस मॉनिटर का एक कैटेगरी होता है जो कि नेटवर्क पैकेट को मॉनिटर करेगा ताकि जहां भी हमारा हैकिंग अटेम्प्ट हो उसको डिटेक्ट कर सकें। इंट्रूजन डिटेक्शन का कौन सा मेथड होता है जिसके अंदर हम ट्रैफिक को एग्जामिन करते हैं नोन अटैक पैटर्न के लिए। एनोमैली डिटेक्शन, सिग्नेचर रिकॉग्निशन, सिस्टम इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन, इसको बोलते हैं सिग्नेचर रिकॉग्निशन। तो सिग्नेचर रिकॉग्निशन जो होता है ना हमारा इंट्रूजन डिटेक्शन का एक मेथड होता है। इसके अंदर हम ट्रैफिक को एग्जामिन करते हैं नोन अटैक पैटर्न के लिए। एक होता है हमारा आईएस ऑडिट। आईएस ऑडिट क्या होता है, पेज नंबर 174 में इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। तो देखिए ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसीज़ होता है, स्टैंडर्ड्स होता है। फिर यहाँ पे क्या करते हैं कि कंप्यूटर फैसिलिटी को ऑर्गेनाइज करते हैं और मैनेज करते हैं। एक फिजिकल इन्वायरमेंट होता है कंप्यूटर ऑपरेशन का, कंटिजेंसी प्लान की तरह काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का ऑपरेशन के रूप में काम करेगा। एप्लीकेशन सिस्टम के डेवलपमेंट प्रोसेस में काम करेगा। रिव्यू ऑफ यूजर एप्लीकेशन एंड एंड यूजर एक्सेस, एवरीथिंग कम्स अंडर आईएस ऑडिट। और एक एडी मॉडल होता है। एडी मॉडल एक हमारे इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन में आता है। इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो ए से एनालाइज, डी से डिज़ाइन, डी से डेवलप, आई से इम्प्लीमेंट, ई से इवेल्युएट। तो एनालाइज किसी को एनालाइज करें हम, तो जो लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको एनालाइज करना है। क्या टास्क हमें सीखना है उसको एनालाइज करना है। फिर डिज़ाइन यानी क्या डेवलप करें हम, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, चूज इंस्ट्रक्शनल अप्रोच। तो ये बेसिकली डेवलप डिज़ाइन हमें क्या करना है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव को डेवलप करना है, इंस्ट्रक्शनल अप्रोच को चूज करना है। फिर डेवलप में क्या आता है कि क्लियर इंस्ट्रक्शनल या ट्रेनिंग मटेरियल होना चाहिए, क्रिएट करना है हमें इंस्ट्रक्शनल या ट्रेनिंग मटेरियल को। इंप्लीमेंट में क्या करना है कि जो हमारे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है उसे डिलीवर या डिस्ट्रीब्यूट करना है। इवैल्यूएट में करना है कि हमें इंश्योर करना है कि जो मटेरियल है वो डिज़ायर गोल को अचीव करे। दिस यू हैव टू इंश्योर। फिर उसके बाद कुछ फेजेस आते हैं, राइट। तो फेजेस में ऑनगोइंग फेजेस होते हैं जो कि कंटिन्यूस लूप फॉर्म करते हैं इंप्रूवमेंट के लिए, राइट। सो दे आर ऑनगोइंग फेजेस विच फॉर्म कंटिन्यूस पैटर्न, कंटिन्यूस लूप फॉर इंप्रूवमेंट। पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्कोप ऑफ आईएस ऑडिट। आईएस ऑडिट का कौन सा स्कोप नहीं है, दैट्स द क्वेश्चन। बता सकते हैं। तो पहला कह रहा है पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा कह रहा है कि फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेशन, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ऑपरेशन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सही जवाब है इसका मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी होता है ना ये हमारे आईएस ऑडिट का पार्ट नहीं होता है। बाकी जो हमारा पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड हो गया, फिर फिजिकल इन्वायरमेंट हो गया, फिर उसके बाद ये ऑपरेशन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑल दीज आर द पार्ट। ठीक है। अगला सवाल है कि एडी मॉडल में प्राइमरी एक्टिविटी क्या होता है डिज़ाइन फेज का। तो हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव को डेवलप करते हैं और इंस्ट्रक्शनल अप्रोच को चूज करते हैं, राइट। सो दैट्स द डी का मतलब ये होता है डिज़ाइन अप्रोच। एनालाइज लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तो हमारा ए का होता है। क्रिएट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, ये इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्रिएट करना ये जो है हमारा डेवलपमेंट का आता है। लेकिन यहाँ पे डिज़ाइन फेज का आता है डेवलप लर्निंग ऑब्जेक्टिव। यस ये करेक्ट है। डिज़ाइन में यही करते हैं कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसको डेवलप करते हैं। एडी मॉडल का कौन सा फेज है जिसके अंदर डिलीवर करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को। तो डिलीवर करना और डिस्ट्रीब्यूट करना हमारा इंप्लीमेंट फेज में पार्ट आता है। सो इट कम्स अंडर implement phase. What is the key characteristics of the phases in the AD model? They are one time activity, they form a continuous loop. Yes ये करेक्ट है। अभी मैंने आपको जो फेजेस बताए थे ना, एनालाइज, डिज़ाइन, डेवलप, इंप्लीमेंट और इवैल्यूएट, तो ये जो है कंटिन्यूस लूप की तरफ फॉर्म करते हैं। लिखा गया ना फेजेस आर ऑनगोइंग फॉर्म कंटिन्यूस लूप ऑफ इंप्रूवमेंट। तो कंटिन्यूस लूप का होता है इंप्रूवमेंट के लिए। ठीक है। अब देखिए एक सवाल है पेज नंबर 137 में जो कि हमारा ISO 20022 के बारे में है। दिस इज रिगार्डिंग आरटीजीएस सिस्टम। तो यहाँ पे 3 एक्सेस ऑप्शन हमें मिलता है। एक थिक क्लाइंट मिलता है, एक वेब एपीआई मिलता है और एक हमारा पेमेंट ऑरिजिनेटर मॉड्यूल मिलता है। तो ये 3 एक्सेस ऑप्शन होते हैं हमारे पास। तो बेसिकली हमारा जो पार्टिसिपेशन का मोड है वो ट्रांजेक्शन वॉल्यूम और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट पे डिपेंड करता है। इफ़ यू टॉक अबाउट द नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मेट, तो एक एडगार कॉर्ड के द्वारा इन्वेंट किया गया, ये एक्सटेंड किया गया रेमंड ऐप वॉइस के द्वारा। नॉर्मल फॉर्म में 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF, 6NF आता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यूजुअली बेस्ड होता है हमारे 3NF में। ये पूछा जा सकता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ बेस्ड होता है। अब देखिए कुछ रिलेशन डेटाबेस में ना RDBA में से कुछ कीज़ होते हैं। पहला होता है सुपर की। सुपर की क्या होता है कि हमारे फील्ड का कॉम्बिनेशन होता है जो कि एक यूनिकली एक रो को आइडेंटिफाई करता है। एक होता है कैंडिडेट की यानी मिनिमल सुपर की, एक होता है प्राइमरी की, तो ये एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करेगा, क्लस्टर इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट। एक होता है फॉरेन की यानी प्राइमरी की इन अनदर टेबल। तो कैंडिडेट की और प्राइमरी की में क्या अंतर होता है, तो मल्टीपल कैंडिडेट की पॉसिबल है लेकिन केवल एक प्राइमरी की पर टेबल होगा। और जो हमारा 1NF होता है ना, इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। तो एट्रीब्यूट मोस्ट होल्ड एटॉमिक वैल्यूज, नाम ही रखा है ना, एक मतलब सिंगल वैल्यू होल्ड करेगा, कोई मल्टीपल वैल्यू नहीं होगा पर कॉलम। पहला सवाल है व्हाट आर द एक्सेस ऑप्शन प्रोवाइडेड बाय द न्यू ISO 20022 कंप्लाइंट आरटीजीएस सिस्टम। तो जो नया ISO 20022
का जो कॉम्प्लाइंट आरटीजीएस सिस्टम है इसके अंदर कौन सा एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है, तो इसके अंदर हमारा 3 एक्सेस ऑप्शन होता है, थिक क्लाइंट, वेब एपीआई और पेमेंट ऑरिजिनेटर मॉड्यूल। तो थिक क्लाइंट, वेब एपीआई, पेमेंट ऑरिजिनेटर मॉड्यूल ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। हमारा जो वॉइस कॉड नॉर्मल फॉर्म था, BCNF फुल फॉर्म याद रख लीजिए, वॉइस कॉड नॉर्मल फॉर्म किसने डेवलप किया, एडगार कॉड एंड रेमंड वेब वॉइस। यहाँ पे मैंने बताया था कि BCNF को डेवलप किया गया था एडगार कॉड एक्सटेंडेड विथ रेमंड वेब वॉइस, ठीक है। तो एडगार कॉड रेमंड वेब वॉइस ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। कौन सा की होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, जो कि यूनिटली आइडेंटिफाई करता है एक रिकॉर्ड को और वो क्लस्टर्ड इंडेक्स होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो आपके सामने दोस्तों ये सभी कीज़ दिए गए थे। सुपर की का मतलब क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड यूनिकली आइडेंटिफाइड रो, कैंडिडेट की दे सकते हैं, प्राइमरी की दे सकते हैं। तो प्राइमरी की क्या होता है कि रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करता है जो कि क्लस्टर्ड इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट, प्राइमरी की। सही जवाब है इसका प्राइमरी की। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म 1NF एन एट्रीब्यूट ऑफ अ टेबल सूट। तो फर्स्ट 1NF के अनुसार किसी टेबल का एट्रीब्यूट क्या करेगा, केवल मल्टीपल वैल्यू होल्ड करे, नहीं ये केवल एटॉमिक सिंगल वैल्यू होल्ड करेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब होता है पेज नंबर 172 में ANN बताया जा रहा है। ANN क्या होता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो ये ब्रेन के इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के द्वारा इंस्पायर्ड होता है। इट इज़ इंस्पायर्ड बाय द ब्रेन्स इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। अब ब्रेन क्या होता है, न्यूरॉन्स का बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स होता है हमारे ब्रेन में और इंट्रीगेट लिंकिंग पैटर्न्स भी होते हैं। न्यूरॉन रिसीव करेगा, प्रोसेस करेगा, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेगा। तो ANN याद रहेगा ना आपको, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है। एक होता है स्कॉर्म। स्कॉर्म क्या होता है, सेरेबल कंटेंट ऑब्जेक्ट रेफरेंस मॉडल। ये हमारे ई लर्निंग के एडॉप्शन और एडवांसमेंट को इंकरेज करेगा। IEEE, AICC, IMS स्पेसिफिकेशन को ये कंबाइन करता है। ये हमारे वेब बेस्ड लर्निंग कंटेंट एग्रीगेशन मॉडल यानी CAM और रन टाइम इन्वायरमेंट यानी RTE दोनों को डिफाइन करता है। CAM और RTE को ये डिफाइन करता है स्कॉर्म। अब देखिए कुछ स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन होते हैं ई लर्निंग कोर्सेज और SCORM कन्फर्मेंट सिस्टम में। तो SCORM क्यों डेवलप किया गया, तो पहला कारण है एक्सेसिबिलिटी। लोकेट करना, फाइंड करना, इंस्ट्रक्शनल कंपोनेंट को एक्सेस करना बहुत आसान हो गया। एडेप्टेबिलिटी यानी इंस्ट्रक्शन को हम टेलर कर सकते हैं, नीड्स कंटेंट को ऐड कर सकते हैं मिनिमल एफर्ट के साथ या मिनिमम कॉस्ट के साथ। एक आता है एफोर्डेबिलिटी यानी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, डिलीवरी टाइम और कॉस्ट कम कर सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी यानी कंटेंट जो है यूजेबल रहेगा चाहे हमारे टेक्नोलॉजी में चेंज ही क्यों ना आए। इंटरऑपरेबिलिटी यानी कोर्स जो है अलग अलग सिस्टम पे रन करेगा। इंस्ट्रक्शनल कंपोनेंट यूजेबल अक्रॉस प्लेटफॉर्म। तो एक्सेसिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, एफोर्डेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी ये सभी ऑब्जेक्टिव्स हैं SCORM डेवलप करने के। पहला सवाल, व्हाट इंस्पायर्ड ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को किसने इंस्पायर किया। कंप्यूटर प्रोसेसर, ह्यूमन ब्रेन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोलॉजिकल सेल स्ट्रक्चर। सही जवाब है ह्यूमन ब्रेन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। कौन सा स्पेसिफिकेशन कंबाइन होता है SCORM में, तो अभी मैंने बताया था कि IEEE, AICC और IMS। SCORM क्या स्टैंडर्डाइज करता है, द यूजर इंटरफेस डिजाइन ऑफ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, द कम्युनिकेशन मेथड बिटवीन द ई लर्निंग सोर्सेज एंड SCORM कन्फर्मेशन। ये सही है। जो हमारा कम्युनिकेशन मेथड होता है ई लर्निंग कोर्सेज और SCORM कन्फर्मेंट सिस्टम में, उसके कम्युनिकेशन मेथड को SCORM स्टैंडर्डाइज करता है। SCORM को डेवलप करने का क्या ऑब्जेक्टिव है, इंश्योर कंटेंट इज एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट टू फाइंड, इंश्योर कंटेंट इज इजी टू फाइंड एंड एक्सेस फ्रॉम रिमोट लोकेशन। ये करेक्ट है कि आप इंश्योर कीजिए कि कंटेंट जो हो वो आसान हो खोजने में और एक्सेस करने में रिमोट लोकेशन से। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पार्ट 3 लेक्चर हमारे IT एंड DB के व्हाट टू स्टडी सेशन का। होपफुली आपने इसे एंजॉय किया होगा। आगे लेक्चर को नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें जाके